नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के अकबर रोड एआईसीसी में मौजूद हूं, जहां रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। उनके कुछ सरकार से कई सवाल हैं जिस पे चर्चा होंगी, तो आइए चलते हैं और सुनते हैं विस्तार से। मैम, ये जो जय हिंद सभा का आयोजन होने जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ी डिटेलिंग। देखिए, 22 अप्रैल को जो ये क्रूर पहलगाम का हमला हुआ, तो पूरा देश, हम सब, आप सब, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो गया और कहा कि जो भी आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, हम देश के साथ हैं। और ऐसा शुरू भी हुआ जब हमारी सेनाओं ने 7 और 8 तारीख की शायद रात थी, या 6 और 7 तारीख की रात थी, उस दिन जाकर जो पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर 25 मिनट के अंदर आतंकवाद के जो अड्डे थे, जो ट्रेनिंग सेंटर बताया गया था, उनको तबाह किया। वहां तक बात सही थी। उसके बाद अचानक हमने देखा कि 3 दिन के युद्ध के बाद, 3 दिन के इस टकराव के बाद अचानक कह दिया गया कि सीज फायर हो गया। और वो सीज फायर भी पहले हमारे देश ने नहीं कहा। हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने तो बाद में कहा 5 बजे, उसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट आ चुकी थी। तो ये हमारे देश जैसे देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हमारा अपमान है कि कोई एक तीसरा राष्ट्र ये बता रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, और हमारे प्रधानमंत्री उसके 2 दिन बाद आके बताते हैं। उसके थोड़ा पहले से ही बातचीत बिगड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि विपक्ष तो खड़ा था पूरी तरह से सरकार के साथ, लेकिन सरकार के बीजेपी के हैंडल्स से विपक्ष की सरकारों के समय के मीम बनना शुरू हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्रियों को अनाप शनाप कहना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब ये सीज फायर हुआ, और उसके बाद भी जब एक विशेष सत्र बुलाने की बात की, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगातार ऑप्टिक्स होते रहे, लगातार पीआर इवेंट चलने लगे, टीवी चैनल के माध्यम से प्रचार होने लगा। तो ये लगा कि ये असल में क्या हुआ, हमारी सेनाएं जो एक एडवांटेज ले चुकी थी, जो स्ट्रांग पोजीशन पर थी, उनको पीछे आपने कर दिया, आपने रोक दिया। फिर बाद में कह दिया, जब देश में एकदम से जलजला उठा कि ये क्या हुआ, तो फिर कह दिया कि ये जारी है। ठीक है, हम मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार कूटनीति में विफल हुई। हमारे देश के विदेश मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को युद्ध शुरू होने के पहले ही कह दिया, टकराव के पहले, कि हम आपके केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर जाएंगे। अब आप ये बताइए, कोई भी देश होगा, कितना भी गिरा से गिरा देश होगा, अगर आप उसको बोलेंगे तो क्या वो उन लोगों को चेतावनी नहीं देगा? क्या वो इसलिए रुकेगा कि नहीं जी आप किस दिन आके हमला करेंगे? तो बड़ी, ये सब ऐसी इमेच्योर बातें हैं, इतनी अपरिपक्व बातें हैं, ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा है। इतना दुख होता है। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद को शरण देने वाला कंट्री है, ये तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी कूटनीति तरीके से हम इसे बता नहीं पाए पूरे विश्व को। इसके कारण हमारे साथ बहुत कम, एक आध देश ही आके खड़ा हुआ। और इसको अब बदलने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा देश कोशिश कर रहा है कि हम अलग अलग राष्ट्रों में जाके पाकिस्तान का आतंकवादी होना बताएं। उसमें हमारे भी सांसद जो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह हमारे देश की जो विदेश नीति है, जो डिप्लोमेसी है, उसके टोटल फेलियर की भी एक इंडिकेटर है। मैम, ये जो आपने बात कही कि एस जयशंकर ने पहले ही वो कर दिया था, उन्हें सावधान कर दिया था, इस पे अब सरकार का पक्ष आया है कि ये विपक्ष जो है वो इसे गलत तरीके से दिखा रही है इस वीडियो को। सीधा गलत कोई भी तरीका, इंग्लिश और हिंदी हम सब जानते हैं। एट दी स्टार्ट का क्या मतलब होता है? कि आखिरी में, एट दी स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। ये मेरा नहीं कहना है, ये श्री एस जयशंकर जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि दे हैव नॉट टेकन द गुड एडवाइस, आखिरी में ये कहा है। ठीक है, और बीच में भी उन्होंने जो कहा है वो साफ बताता है कि जो हमारा एक, हम कहते हैं युद्धम प्रज्ञा, उसका अर्थ है कि जो विजडम से हम वॉर लड़ते हैं। और विजडम में क्या होता है? सबसे पहले सरप्राइज एलिमेंट। हमने कोट में कितने फास्ट हमने अटैक भी किया, ध्वस्त किया, वापस आए। और हमारे सेनाध्यक्ष ने क्या कहा उस समय? एयर चीफ मार्शल धनोआ साहब थे, उन्होंने कहा जो टारगेट दिया था उस पर अटैक किया, खत्म किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर नंबर गिनाना शुरू कर दिए, 250, 350। तो ये जो ओछी बातें हैं, जो इतनी इमेच्योर बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि आपने सेनाओं का जो धार थी, उस धार को आपने कम किया। और एयर मार्शल भारती ने जैसे कहा कि अगर हम अटैक करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, वो झूठ नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने उतना बोला, हम सब ने सुना है। तो मैं बात को वहीं तक रखना चाहती हूँ कि एस जयशंकर जी ने कहा
कि एट दी स्टार्ट हमने उन्हें बता दिया था। तो आपने क्या किया? अब इसको आप कितना भी तोड़ मरोड़ लीजिए, कहीं से भी इसको किसी भी सर्कल में कहीं से भी घुमाइए, जो उन्होंने कहा वो देश के सामने है। और मैम ये बात भी उठ रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। हाँ, हमने देखा पाकिस्तान के हैंडल चला रहे थे कि एस जयशंकर जी ने तो हमें पहले ही बता दिया और ये कह दिया निकल लो। और भी एक और बात कही है, वो इतनी गंदी बात है कि मैं नहीं कह सकती हूँ, मुझे कहने में शर्म आती है। तो एस जयशंकर जी वहां बहुत पॉपुलर हो गए हैं और मुझे लगता है कि वही ऑक्सीजन दे रहे हैं पाकिस्तान को। हमारे जो विदेश मंत्री ने और उससे पहले रक्षा मंत्री जी ने, दोनों ने इंडिकेशन दिया पाकिस्तान को। क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए कि आपका मुखबिरी का इतिहास है, इसलिए दिया। आपको पता होगा कि सेमोर हर्ष की किताब है द प्राइज ऑफ द पावर, जिसके बारे में 2 दिन पहले हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने बात की थी और उन्होंने बताया था कि कैसे हमारे रॉक एजेंट्स पाकिस्तान में मार डाले गए थे। तो क्या ये मुखबिरी की आदत है? क्योंकि वो एक सीजन्ड विदेश मंत्री हैं, उसके पहले वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं और कई साल रहे हैं और उनके पिता भी रहे। तो हम नहीं मानते कि ये उन्होंने किसी तरह से कोई गलत बयानी करने की वो की है और हम उसको कोई गलत अर्थ निकाल रहे हैं। बहुत सीधी सीधी बात है, जो उन्होंने किया है वो इमेच्योर है और वो उनको गलती समझ में आ रही है और उसका कोई तोड़ उनके पास बचा नहीं। देश को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हमारी सेनाओं को धोखा दिया है। शुक्रिया मैम। जय हिंद साथियों, मेरे साथ हमारे साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, प्रेस के मेंबरान, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। सबसे पहले आज हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी, उनको हम शत शत नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ साथ जो पहलगाम में हमारे 28 टूरिस्ट शहीद हुए थे, उन सबको भी हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों को संवेदना देते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक तकरीबन हमारे 20 जाबाज सैनिक शहीद हो चुके हैं, उनको भी हम शत शत नमन, श्रद्धांजलि और परिवारों को बहुत बहुत संवेदना। और इसके साथ साथ पुंछ, राजौरी और एलओसी और सुनने में आया आईबी में भी कई हमारे सिविलियन पाकिस्तान की गोलाबारी के अंदर शहीद हुए, हताहत हुए, घायल हुए। इन सबको भी हमारी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं श्रद्धांजलि का क्रम जो है डेट के हिसाब से कर रहा हूँ, तो सभी जितने भी हमारे शहीद हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। साथियों, पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर जिस तरह से मुश्किल दौर से हमारा देश गुजरा है, 22 अप्रैल के जो पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद जो बिल्डअप हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी ऑपोजिशन ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के पीछे अपना पूरा का पूरा वजन डाल दिया और सरकार को कहा कि हम आपके साथ हैं। जो भी इन टेररिस्ट और आतंकी हमलों के जो आका है, वो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर एक आदमी को सबक सिखाना जरूरी है और हम आपके साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 3 बैठकें हुई, उन्होंने एक स्वर में एक ही रेजोल्यूशन दिया कि हम लोग आपके साथ हैं, जो भी फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हम सब ने उसको बहुत सराहा। मिलिट्री को जो ऑब्जेक्टिव दिए गए 9 टारगेट्स को ध्वस्त करने के 6 और 7 की रात को, उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया और कमाल तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक किया, मिसाइल से, जहाजों से और जमीनी गोलाबारी से एलओसी के ऊपर जिस तरह से स्ट्राइक किया। और उसके बाद खासकर जो भावलपुर और मुरीद के कैंप्स जो हैं उनको उड़ाने का काम किया, उसके लिए सारे देश ने उनकी सराहना की। लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ जो काउंटर अटैक किया, काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, उस काउंटर ऑफेंसिव के बाद जो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली
जो तैयार की गई थी बहुत समय से, जिसके 6 लेयर्स हैं, शोल्डर फायर से लेके सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, जिस तरह के हमारे रेडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने जिस तरह से काम किया, हमारे आर्मी एयरफोर्स ने जबरदस्त तरीके से जो डिलीवरी की है, जो उनको ऑब्जेक्टिव दिया वो 100% अचीव किया। और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की लड़ाई के अंदर हम सब लोग, आप लोग सब देश के साथ थे, सरकार के साथ थे। लेकिन जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक, पाकिस्तान की मिसाइल अटैक और पाकिस्तान के तमाम तरह के गोला बारूद का जो अटैक हो रहे थे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि ऊपर स्कार्दू से लेकर नीचे पुंछ, रजौरी, अखनूर तक आती है, और फिर उसके बाद आईपी पठानकोट से चालू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और नीचे भुज, नलिया, वहां तक हमारी पूरी की पूरी आईबी और एलओसी पूरी तरह से एक्टिवेटेड थी। फौज तैयार थी और फौज ने उनके सारे के सारे जितने भी हमले थे उनको नाकाम कर दिया। हमने उसको देखा, और आप में से कई टीवी चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से 9 और 10 की रात को शायद किसी ने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया था, किसी ने लाहौर में कब्जा कर लिया था और किसी ने शायद कराची के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो ये माहौल था पूरे देश का। सुबह 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो हमारी लेडी अफसर्स हैं, और साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी थी कि जैसे आज हम बहुत कुछ डिलीवर करने वाले। चौथा दिन था लड़ाई, लेकिन अचानक शाम होते होते हम सबके चेहरे धूमिल पड़ते चले गए और अचानक सीज फायर का अनाउंस हुआ। और इस सीज फायर जिन हालातों में अनाउंस हुआ है, और सीज फायर अनाउंस होने से पहले आधा घंटा पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमने सीज फायर जो है दोनों देशों में करवा दिया। और जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात है। देश एकजुटता इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर ये सीज फायर तोड़ दिया। हम इस पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल से लेके और 10 तारीख को सीज फायर होने तक हम लोग जो फौजों ने कार्रवाई की है उसको सैल्यूट करते हैं, उनकी वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और ये फौज, भारतीय फौज वर्ल्ड की नंबर 1 फौज थी। ये उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जिस तरह से उदाहरण दिया इन ऑपरेशंस के अंदर, उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया, अलग अलग भाषाएं बताई जाती हैं इसके बारे में, लेकिन जब यह रुक चुका है, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल के लिए टेम्परेरी अगर रुक चुका है, तो आज हमें जरूरत है आंकलन करने की कि क्या इस दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। और इसके लिए सवाल सरकार को देने पड़ेंगे, सरकार को ये सवाल देने पड़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी कि इस हमले के जिम्मेदार कौन। तो साथियों, इस सारी चीज को देखते हुए हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। और पहले कार्यक्रम 20 से 30 का दिया गया था, लेकिन थोड़ा 24 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक प्रोग्राम्स तय हुए हैं। जय हिंद सभा हम सब लोगों के बीच में, भारतवासियों के बीच में जाएंगे। पहले फेज के अंदर 16 शहर चुने गए हैं और जय हिंद सभाएं वहां पर की जाएंगी। ये सभाएं हमारे सैनिकों को नमन करने के लिए, हमारे जो सर्विंग सैनिक हैं, सोल्जर्स, उन्होंने जो काम किया है उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, नमन करने के लिए, और जो हमारे पूर्व सैनिक जिन्होंने आज तक काम किया है
1962 की, 65 की, 71 की, कारगिल की, IPKF पे और आज तक जो काम कर रहे हैं उसके लिए सब लोग सलाम करते हैं और उनको फोकस में रखते हुए हम लोग उनको ऑनर करना चाहते हैं, उनको ऑनर करेंगे इन सभाओं के अंदर। और साथ साथ एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जिन्होंने जिस तरह से उनकी बयान आया, मैं अब एक एक करके हर चीज के ऊपर करूंगा। जहां तक बात है सिक्योरिटी फेलियर, ये 22 अप्रैल का जो पहलगाम का हमला था वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी पोस्ट थी, ना कोई चेक पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, ना कोई सिपाही था, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। JNK के चप्पे चप्पे के ऊपर फौज की या किसी की डिप्लॉयमेंट रहती है और ये मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहे कि ये फौज की डिप्लॉयमेंट थी। ये जो जितने भी शहर है, श्रीनगर, पहलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, अनंतपुर, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की सिक्योरिटी के अंदर है। जो सिक्योरिटी है, पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कुछ MHA के अंदर है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी MHA की थी, फौज की नहीं थी। और उस समय पर वहां पर कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। और मेरे 28 साल के फौज के करियर में और मैंने जो 40 साल की जो मिलिटेंसी JNK की देखी है, उसको देखते हुए और वर्ल्ड की सारी मिलिटेंसी जो देखी है, उसके अंदर जो टेररिस्ट हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर फटाफट आते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अटैक करते हैं और अपना जाने का सेफ रास्ता ढूंढ कर पहले से ही रखते हैं और इमीडिएटली निकल जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि वहां पर 40 मिनट तक एक आदमी को चुन चुन कर मारा जाता है और उसके बाद 1.5 घंटे तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आती है, कोई QRT नहीं आती, कोई नहीं आता है। तो बहुत बड़ा ये फेलियर है, सिक्योरिटी का फेलियर है। ये हमने नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड है। और कई परिवारों से हम मिले जिन्होंने अपने इस पुलवामा अटैक के अंदर लोग खोए हैं। वो लोग कहते हैं कि कोई लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की वाइफ माशी नारवाल, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, अपने पति की लाश के साथ बैठी थी, कहती 1 घंटे से ज्यादा तक उनके पति की सांस चल रही थी, कोई इवैक्यूएशन नहीं हुई, कोई उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ और ज्यादातर वो जो है खून ज्यादा बह जाने की वजह से और जो उनको मेडिकल केयर नहीं मिली है समय पर, उसकी वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ा। तो साथियों, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम की फेलियर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, उनकी पूरी तरह से विफलता है। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 6 से 8 अप्रैल के दौरान अमित शाह जी ने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है और 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हुआ था, सिक्योरिटी कारणों से रद्द कर दिया जाता है और 22 अप्रैल को ये पहलगाम हो जाता है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कहीं ना कहीं कुछ थी या सिक्योरिटी की पुख्ता नहीं थी, तो इस वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द किया। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की जो फेलियर हुई है, हमारे जो इंटेलिजेंस की 6 एजेंसियां है, IB है, रॉ है, NTRO है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ग्रुप है और तमाम तरह की जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से इस खबर को देने के लिए विफल हुई है। और अगर उनके पास खबर थी तो वो जमीनी लेवल तक, कमांडरों तक उन्होंने पहुंचाई नहीं है, जिसकी वजह से ये हमला हुआ है। उसके बाद साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 4 साल के अंदर क्या बदला श्रीनगर की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। वहां पे जो राष्ट्रीय राइफल्स और जो फौज हुआ करती, फौज की डिप्लॉयमेंट, वो सारी की सारी शहरों से हटा ली गई। उनको सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर उनको लगाया गया और जो सरहद के ऊपर, जो सरहदों पे LOC के ऊपर लगाया गया। और इस दौरान सारी की सारी जो सिक्योरिटी कवर था वो होम मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसका मतलब पूरी तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह, आपकी ये फेलियर थी, आपकी एजेंसियों की फेलियर थी। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इस फेलियर की वजह से हमारा देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला चला गया। इसके साथ साथ
एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो इससे कनेक्टेड बात है सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, जो हमारी राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हैं या JNK में डिप्लॉयड यूनिट्स होती हैं, उनकी 110% स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन की जाती है। लेकिन अग्निवीर योजना लेके आए, हमारे सेनाओं की जो स्ट्रेंथ थी वो 15 लाख से 12 लाख हो रह गई। हर साल 80,000 के 75 से 80,000 के आसपास हमारे रिक्रूट हुआ करते थे। 2020, 21, 22 के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं, और उसके बाद 23 और 24 में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 75-80,000 की जगह पे 40 से 45,000 हुई है। तो हमारी 3 लाख से ज्यादा फौज कम हो गई, जिसकी वजह से थिन डाउन हो गई हमारी डिप्लॉयमेंट। और ये जो हमारे जो सेक्टर्स थे, जो RR के अंदर 75% स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे थे, जो पहले 110% के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये पूरी की तौर पर हमारी जो ऑपरेशनल एरियाज थे वो हमारे थिन डाउन हो गए, हमारी गैप जो है वो बढ़ गया, तो उससे इन्फिल्ट्रेशन का जो के ऊपर असर पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पहले इन्फिल्ट्रेशन होकर वो पीर पंजाल रेंज से आया करते थे और आके वो वेस्ट कश्मीर के अंदर से कश्मीर के अंदर आते थे। अब वो पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, वहां से होकर डोडा, किश्तवाड़ से होकर ईस्टर्न सेक्टर से वो अनंतनाग और यहाँ पे आते हैं। और ये जो पैटर्न था, यही पैटर्न फॉलो किया गया इस पहलगाम के आतंकियों का, जो आज तक फरार है, जिनका कोई अता पता नहीं। तो साथियों, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एक्सीलेंट डिलीवरी बाय मिलिट्री फोर्सेस, काउंटर डिलीवरी बाय जो हमारे पास काउंटर अटैक हुए उनकी 100% डिलीवरी बाय मिलिट्री फोर्सेस। किसी भी लड़ाई के 2 उद्देश्य होते हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव 100% अचीव किया, जितना उनको लिमिटेड टारगेट दिया गया, लिमिटेड ऑफेंसिव का टारगेट दिया गया, पूरा किया। उसके बाद पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं फेल हो गए। वो कहते थे, बहुत समय से कह रहे थे कि हम पता नहीं क्या का क्या कर देंगे। हमारे 1971 वॉर के अंदर हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी आयरन लेडी, और हमारी प्रधानमंत्री और सैम मानेकशॉ जी फील्ड मार्शल, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमने पाकिस्तान के 1971 में 2 टुकड़े किए थे, आज हमारा देश इस स्थिति में था, हमारी फौजें इस तरह से डिप्लॉयड थी, हमारे फौजें इस तरह से एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर थी कि आज हम पाकिस्तान के कई टुकड़े करने की ताकत रखते थे। लेकिन हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से विफल हो गया, फेल हो गया। इसलिए हम मोदी सरकार को कटघरे पर खड़ा करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया। आपने पूरी तरह से अपनी नेवी को डिप्लॉय करना चाहिए था, उनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, तो किया होता तो आज पाकिस्तान के दिन, हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते कि ये सीज फायर जिस तरह से हमारे ऊपर थोपा गया। तो साथियों, अब जब हम एडवांटेजियस पोजीशन में थे 10 तारीख को, तो अचानक सीज फायर आ जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि ये सीज फायर जब हम जीत रहे थे तो क्यों सीज फायर किया था। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि तीसरी धरती से, थर्ड पार्टी के USA की धरती से हमारा जो सीज फायर करवाया गया, इसके हम पक्ष में नहीं, हम इसको कतई मंजूर नहीं करते हैं। और इसको किस तरह से इन्होंने इसके बीच में डाला। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। मैंने उनको बोला दोनों कंट्रीज को बिठाकर कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, आप बराबर के देश हैं, कश्मीर के ऊपर आप कितने ही सालों तक लड़ते रहे, हजारों सालों तक लड़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर समझौता करा सकूं तो मैं करवा दूं। ऐसी ऐसी बातें अगर वो कहते हैं और मोदी जी उसको नकारते नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे साइलेंट हाँ है उनकी। अगर हिम्मत है, इंदिरा गांधी जितनी हिम्मत दिखाना चाहते हो, जो रिचर्ड निक्सन को कहकर आ गई थी, उन्होंने, रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि आप अगर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि हम अपने देश का फैसला और अपनी सरहदों का फैसला खुद कर सकते हैं। NSA उस समय के हेनरी किसिंजर, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से जब पूछा कि मैडम आप कहीं उनके ऊपर इतने हाश तो नहीं थे, तो कहने लगे, कहते ऐसा है कि अब वो समय चला गया जो 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग हमारे सरहदों का, हमारी सुरक्षा का, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी का, हमारे कंट्री के फैसलों का के ऊपर फैसला किया करते थे। और वो समय चला गया कि कि आप हमारे ऊपर कोई चीज थोप सके। हम डेवलपिंग नेशन है, आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है और हम अपने फैसले लेने के लिए खुद सक्षम है।
आज मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, आपकी रीढ़ की हड्डी कहां पर है? आप क्यों नहीं स्ट्राइक स्टेट कर रहे? आप क्यों इस तरह का सीज फायर आपने एक्सेप्ट किया? यूएस के ऊपर यूएस कॉन्सेप्ट जो सीज फायर है उसके अंदर आपने थर्ड पार्टी की मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। 1971 का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। किसी तरह की मीडिएशन हमें अलाउड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के बीच में और हिंदुस्तान के बीच में JNK एक बायलैटरल मसला है, क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो ये हम आपसे सीधे सीधे सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने हमारे देश के जो बायलैटरल मसले थे उसके अंदर थर्ड पार्टी की जो इंटरफेरेंस है उसको बर्दाश्त किया? मोदी जी, आप यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बार बार कह रहे, 5-6 बार को धरती से, आकाश से, जहाज से और सऊदी अरेबिया में ट्रेडर्स के सम्मेलन के अंदर बैठकर वो कहते हैं कि मैंने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेड। आप हमारे देश के महिलाओं के सिंदूर का, ऑफ सिंदूर नाम रखा गया था, ऑफ सिंदूर का, जो महिलाओं की ताकत होती है और पुरुषों की का रक्षा कवच होता है, उसका आपने सौदा किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है, देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। ये हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे को और पाकिस्तान को एक ही तराजू के अंदर तुलवा दिया। पाकिस्तान जो फेल स्टेट है, रोग स्टेट है, और वर्ल्ड का जहां पे भी टेरर जहां से पनपता है तो उसका एपी सेंटर वहां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपने हमारे देश की मान और मर्यादा को कम करने का काम किया है, वो हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भारत देश इस समय पे चौथी बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। आप इंदिरा जी जितनी ताकत दिखाइए और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहिए कि आपने मीडिएशन नहीं कराई, हमें मीडिएशन मंजूर नहीं है, हमें ये सीज फायर आपके द्वारा कराया वो मंजूर नहीं है, हम अपने फैसले खुद लेंगे। तो उस दिन मोदी जी हम आपको कहेंगे कि आपके अंदर भी सही रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे देश के, वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म आवर काउंटर पार्ट्स, कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स को इन्फॉर्म किया कि आज हम मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, टेररिस्ट टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी को भी हिट नहीं करेंगे, तो आप दूर रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, हमारी एडवाइस नहीं मानी। तो मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से सीधे सवाल करना चाहूंगा कि जब हमारी देश की सेनाएं लड़ रही थी, जब हमारे जहाज उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जब हमारे एमएससी के ऊपर फायरिंग चल रही थी, हमारी मिसाइल जाने को तैयार थी, आपने स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब यह है कि 1:05 में अगर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो आपने एक स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन उनको बता दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडार्स है, एयर डिफेंस है, उनको सब कुछ सचेत कर दिया। आपने हमारे मिशन पायलट्स को खतरे में डाल दिया। अगर उनको 9 ऑब्जेक्टिव्स मिले थे, उन्होंने बढ़िया तरीके से उनको परफॉर्म किया, लेकिन आपने तो उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ये हमें कतई मंजूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरी की पूरी सवाल खड़ा करते हैं और हम जानना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि ये आप बताइए कि आपने हमारे देश के सैनिकों के साथ ये धोखा किया। अगर राहुल गांधी जी पूछते हैं, सही पूछ रहे हैं, पूछते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से कि अगर आपने ये बताया है तो ये बताइए कि इस डाइवर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके अंदर सीक्रेसी, सरप्राइज सब कुछ आपने लूज कर दिया है, तो इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, चाहे हमारे कोई सैनिक अगर मारे गए हैं या फिर हमारे जहाज या हमारा कोई भी सैयार कोई अगर हमारा गिरा है, तो इसके मतलब यह है कि आप जिम्मेदार हैं, आपको बताना पड़ेगा। और साथियों, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सोल्जर्स को हौसला देकर, ताकत देकर, हथियार देकर लड़ाई के मैदान में उतारें। हमारे सोल्जर्स तैयार थे, लड़ रहे थे, लेकिन छातियों पे गोली खाने को तैयार थे, लेकिन उनको एक चीज का और गुमान होता है, विश्वास होता है कि हमारी सरकार पीछे से हमारी रक्षा करेगी, लेकिन आपने तो उनके रक्षा कवच को भेज दिया, उनको पीछे से उनको छुरा घोंपने का काम किया। तो उनकी लाइफ को डेंजर में डालने के लिए मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं मिनिस्टर साहब। और इसके साथ साथ
हम ये भी बताना चाहेंगे कि इस ऑपरेशंस के अंदर हमारा जो जिस तरह से इम्पैक्ट ऑफ अग्निवीर जिस तरह से हमारे इस दौरान में 20 लोग थे, जिनमें से ऑप सिंदूर के अंदर 11 लोग हमारे शहीद हुए, जिनमें से 2 अग्निवीर हैं और 1 अग्निवीर अभी 2 दिन पहले भी शहीद हुआ है। तो हम यहाँ से दोबारा से एक सवाल उठाना चाहते हैं कि आप ये जो अग्निवीर योजना है, उस अग्निवीर योजना में जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में भेदभाव हो रहा है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही थी कि अग्निवीर योजना को बंद कीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। तो आज ये जो ऑप सिंदूर के अंदर इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर जो हमारे साथी जो शहीद हुए, उसमें रेगुलर सैनिक और अग्निवीरों में मैं जानना चाहता हूं कि और सवाल करना चाहता हूं कि उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शहादत होती है और उनकी जो कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म है वो भी सेम होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इम्पैक्ट जो अग्निवीर के 2 आए हैं। पहला इम्पैक्ट तो ये है कि हमारा सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है वो थिन डाउन हो गई, क्योंकि सेना हमारी कम की संख्या बल कम हो गया। दूसरा तो ये जो रेगुलर सैनिक और इसका जो भेदभाव है, इसको आप दूर करिए। यहाँ से हम आपसे ये भी सवाल करना चाहते हैं कि आप देश के सैनिकों के साथ खड़े रहिए। देश का सैनिक आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अभी ऑप सिंदूर मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए रुका है। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पोस्टपोन हुआ है, तो आने वाले समय में आपने जिस तरह से विश्वास जताया है डीजीएमओ पाकिस्तान के ऊपर कि एक डीजीएमओ की कॉल आ गई और उसके ऊपर आपने सीज फायर कर दिया, ऐसा नहीं होता। डीजीएमओ ये लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला था, इसके अंदर सरकार का डायरेक्ट फैसला होता है, डीजीएमओ का फैसला नहीं होता। आप डीजीएमओ के कंधे पर रखकर आप बंदूक ना चलाएं, आप सेना का सही इस्तेमाल करें, उनका राजनीतिकरण ना करें और सेना की जो अचीवमेंट्स हैं उनको ले जाकर जिस तरह से आप जगह जगह जा रहे हैं, आप राजनीतिकरण ना करें। और आप ये बताइए कि ये सीज फायर करने का फैसला डीजीएमओ का नहीं, ये सीज फायर करने का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के ऊपर और उनके दबाव में आने के ऊपर किया गया। ये दबाव भी देश को बताने को क्या क्या दबाव है। जैसे हमारे वरिष्ठ कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि हम जय हिंद सभा करने वाले हैं और ये 16 जगहों पर मई के आखिरी सप्ताह में होगी और उसके अलावा ये राज्य स्तर पे और जिला स्तर पर भी होगी। ये असल में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और वो 10 सवाल 11 सवाल हम पूछ रहे हैं, जो कि जिसके बारे में कर्नल रोहित चौधरी ने बताया। पहले 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दूसरा आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है, तीसरा सीज फायर अचानक क्यों हुआ और चौथा कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो रक्षा मंत्री जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है उसको कैसे वो तितर बितर हुई। और उसके अलावा हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आने वाली 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल एनडीए के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने। क्या प्रधानमंत्री केवल बीजेपी वोटर्स के या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के होते हैं? क्या देश केवल बीजेपी वोटर्स का है? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं आए। क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये एक दूसरा मतलब हमारा 6वां 7वां सवाल है ये।
एक और चीज कि अब टीवी पर प्रचार हो रहा है, पीआर इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पेशेवर तरीके से हम किसी मुद्दे को संभालते थे, लोगों तक पहुंचता था, संवाद जाता था, लोगों को सही तरीके से मालूम होता था, वो कहाँ चला गया। दिन भर हम प्रचार माध्यमों में, और उसमें भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं जिसमें वो डांगरी पहन के, कहीं बैटल जैकेट पहन के ये वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक तरीका था हमारा परिपक्व तरीका, संस्थागत तरीका, वो कहाँ चला गया, ये भी हमारा सवाल है, जिसको लेकर हम जय हिंद सभा में लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये सवाल। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हेडलाइन बदलने के भी काम लाया गया, लेकिन महिला अधिकारियों के साथ जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, और खास तौर पे हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उस अपमान का क्या बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अमर्यादित भाषा के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेगी? एक सवाल है जो लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और बहुत दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार से इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, और आज तक उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया। तो ये कि इतने अहम मुद्दे पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से मोदी सरकार क्यों बचना चाहती है? ये हमारे सवाल हैं कि जो आपने सारे सुने, और ये सवाल हम अपनी जय हिंद सभाओं में लोगों के बीच जाकर करेंगे और लोगों से इसके बारे में पूरा उनको कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। तो साथियों, अभी इसको एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ को, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमारे सेनाओं की 100% सक्सेस थी, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फेलियर था। और इसके साथ साथ जो पोलिटिसाइजेशन जैसे ये कह रहे हैं हमारे साथी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुराने सेल्फी पॉइंट, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे हैं, और सैनिकों को जो छुट्टी जाते थे उनको प्रचार करवाते थे, सरकारी चीज़ों का प्रचार कराते थे। तो ये ऑप सिंदूर का प्रचार कराने से गुरेज करें और कम आउट क्लीन, दिस इज़ व्हाट वी वांट। और अब इस मुद्दे के ऊपर हम इस पहलगाम को इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होने देंगे। ये जय हिंद सभाएं, ये पूरे देश में संवाद करके बताया जाएगा कि जैसे पठानकोट, पुलवामा, ये आपने उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, तो पहलगाम हमले के ऊपर और आज उसके बाद ऑप सिंदूर के ऊपर आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। अमित शाह जी को हटाना पड़ेगा। आपको जो भी इस पूरे प्रकरण में जो एजेंसीज है, चाहे वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जय हिंद सभा के जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने अभी पहले फेज के अंदर 16 जगहों के ऊपर हमने जय हिंद सभा जो है ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में 25 मई को होगी। इसके थोड़ा डेट्स का रहेगा इसके अंदर, सचिन पायलट जी करेंगे। उसके बाद कोचीन के अंदर 26 मई को विंग कमांडर अनुमाचार्य जी जाएंगे। बाड़मेर के अंदर श्री रणदीप सुरजेवाला जी 26 तारीख को जाएंगे। पटना मुजफ्फरपुर में 27 मई को श्री गौरव गोगोई जी जाएंगे। कोलकाता 27 मई को श्री सप्तगिरी उलाका जी जाएंगे। बेंगलुरु 28 मई को मुकुल वासनिक जी जाएंगे। भुवनेश्वर में श्री दीपेंद्र हुड्डा जी 29 मई को जाएंगे। और गोवा के अंदर 30 तारीख को मैं जाऊंगा। और शिमला 30 तारीख को श्री अजय माकन जी जाएंगे। कोल्हापुर 30 मई को पवन खेड़ा जी जाएंगे। पठानकोट 30 मई को श्री कन्हैया कुमार जी जाएंगे। जबलपुर में 31 मई को रुपेश बघेल जी जाएंगे। हल्द्वानी में 31 मई को प्रोग्राम होगा, हरीश रावत जी जाएंगे। दिल्ली में 31 तारीख को प्रोग्राम होगा और अशोक गहलोत जी जाएंगे।
गुवाहाटी, इसके अलावा गुवाहाटी और हैदराबाद है, उसकी डेट्स और जो हमारे AICC से लीडर्स हैं वो जाएंगे, उनका आपको जैसे ही जानकारी होगी वो देंगे हम आपको। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, वो भी अपने एक एक नुमाइंदे को हर जगह पे, इन एडिशन टू दिस, एक एक नुमाइंदे को भी भेजने का काम करें। और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन विभाग के और जो एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का हम सहयोग लेकर इन सब में जय हिंद सभा करेंगे और लोगों के बीच में अपनी बात ले जाएंगे, ताकि उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी